नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज कई मुद्दे हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है अनुपम मिश्रा जी के साथ। सीधे उनके साथ जुड़ लेते हैं और एक-एक करके उन मुद्दों पर चर्चा शुरू करते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। योगी जी क्या करके मानेंगे साहब? कल भी बुलडोजर चले थे, आज भी चल रहे हैं। आज तो महिलाओं को ढाल के रूप में आगे कर दिया गया। उधर ये भी खबर आ रही है कि डिटेंशन सेंटर सभी कमिश्नरीज में बनाए जा रहे हैं। जो आयुक्त हैं और जो आईजी हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं, डिटेंशन सेंटर सेंटर बनाइए। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश से माफियागिरी तो लगभग खत्म कर ही दी है। जो दूसरे तरह के अपराध या दूसरे जो घुसपैठिए और अतिक्रमण, इन सब पर भी योगी बाबा की बहुत टेढ़ी निगाह है और वो एकदम क्लीन करके मानेंगे। देखिए, जहां तक ये महिलाओं और बच्चों को आगे करने का सवाल है, मैं तमाम बार ये बात कह चुका हूं कि ये पॉलिसी सबसे पहले फिलिस्तीन में ये पीएलओ ने और फिर गाजा में हमास ने अपनाई थी, महिलाओं और बच्चों को आगे करने वाला। फिर हमास और फिलिस्तीन के होते हुए ये कश्मीर में आई और कश्मीर में हमने देखा कि जो आतंकवादी थे वो महिलाओं बच्चों को आगे कर कर सीआरपीएफ से भिड़ने खड़ा कर देते थे और इनकी आड़ में आतंकवादी अक्सर निकल जाते थे। फिर वे कश्मीर के होते हुए इसका एक वृहत इस्तेमाल हमने अगर देखा तो हमने CAA आंदोलन के दौरान देखा, जहां बाकायदा महिलाओं और बच्चों को रात 24 घंटे के धरने पर बैठाया गया और कैसी कैसी स्पीचेस हुई भड़काऊ, और इसमें शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों की भी हमने संलिप्तता देखी। और उसके बाद ये पूरे देश में एक नॉर्म बन गया कि जहां पहले पहले जहां पुरुष दंगा करते हैं और उसके बाद जब पुलिसिया कार्रवाई होती तो महिलाओं बच्चों को आगे कर देते हैं। ये कायरता की सारी सीमाएं क्रॉस कर गए हैं। और जहां तक बरेली की बात है तो बरेली में 2 दिन से जो बुलडोजर चल रहा है सरफराज खान के यहाँ, वैसे तो वो तौकीर रजा के करीबी हैं, परंतु उनके 2 परिचय और हैं। वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आजम खान के करीबी रिश्तेदार हैं। 2 उनके बारात घर हैं, एक का नाम है ईवान फरहत और दूसरे का नाम है गुड मैरिज हॉल। अभी इतने बड़े-बड़े बारात घर हैं कि आप सोचिए 2 दिन से उसको कल भी टूट रहे थे, आज भी टूट रहे हैं। और कल भी महिलाओं और बच्चों को आगे किया गया था और आज भी औरतों और बच्चों को आगे किया गया। सामान्य तौर पे माना जाता था कि महिलाओं और बच्चों को आगे करने के बाद पुलिस बैकफुट पर आ जाती है, पर ये योगी की पुलिस से किसी से बैकफुट पे आने को तैयार नहीं है। उन्होंने महिलाओं को भी टैकल किया, बच्चों को भी टैकल किया और बुलडोजर चला डाला। जहां तक डिटेंशन सेंटर का सवाल है तो गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था कि हर राज्य में एक डिटेंशन सेंटर होगा, परंतु फिर वो योगी हैं तो उनको तो आगे बढ़ के कुछ करना होता है। तो पहले तो एक हर जिले की बात थी, अब बहरहाल हर मंडल में। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए नहीं हैं जितने आपको बिहार में नजर आते हैं, बंगाल में नजर आते हैं, जम्मू में नजर आते हैं, दिल्ली में नजर आते हैं। यहाँ भी काफी घुसपैठिए, पर चूंकि उत्तर प्रदेश में देखिए साहब, घुसपैठिए कहाँ गए इसको समझिए आप। बंगाल में इसलिए गए क्योंकि बंगाल और असम उनका नोडल पॉइंट है, वहीं से घुसपैठ होती है। बाकी वो वहां पे गए जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन की आवश्यकता थी, जहां पे डेमोग्राफी बदलने की जरूरत थी। तो उत्तराखंड गए, हिमाचल प्रदेश गए, दिल्ली गए, जम्मू गए, गोवा गए। आप सोचे वो तमाम जगह जहां पे मुस्लिम जनसंख्या जरा भी कम थी, इनको बाकायदा डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इनको बाकायदा बांटा गया पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में पहले से मुस्लिम जनसंख्या काफी थी। इनफैक्ट जो पाकिस्तान बना था वो उत्तर प्रदेश की वोटिंग के आधार पर ही बना था। ये भी हमेशा इस बात का एक उल्लेख किया जाता है कि उत्तर प्रदेश की वोटिंग ने पाकिस्तान बनाया और उत्तर प्रदेश का मुसलमान पाकिस्तान के लिए वोट डालने के बाद पाकिस्तान नहीं गया। इसीलिए एक वो नारा था कि लड़के लिया है पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो ऐसे में अब वो हर जिले में तो नहीं, पर हर
मंडल, मंडल जो मतलब कमिश्नरी, जिसमें एक मंडल में औसतन 3 से 4 जिले होते हैं। जैसे प्रयागराज मंडल है, तो इसमें आपके पास प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी 4 जिले आपको नजर आते हैं। तो एक एक मंडल में एक एक डिटेंशन सेंटर बनता है। 1 मिनट आपका और लूंगा ओंकार सर, थोड़ा सा इसमें एक जी। दिलचस्प किस्सा मुझे याद आया। एक जमाने में उत्तर प्रदेश में बड़े कम मंडल, आज तो 17 मंडल हैं, बहुत कम मंडल हुआ करते थे। और ये जो इलाहाबाद मंडल है, ये पहले उस समय प्रयागराज नहीं इलाहाबाद मंडल था, और ये साहब इतना बड़ा था कि मिर्जापुर से लेकर इटावा तक। तो वो बड़ा दिलचस्प किस्सा है साहब की, हमारे मुख्यमंत्री थे हेमवती नंदन बहुगुणा, और उनकी हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल से कुछ बहस हो गई। तो उसपे बहुगुणा जी ने कहा कि देवीलाल जी, जितने बड़े राज्य पे आप हुकूमत करते हो, उतने बड़े हिस्से में मेरा एक कमिश्नर बैठता है, एक सही, मंडलायुक्त बैठता है। सही है। तो ये बताइए, ये जो जगह जगह बुलडोजर चलाने की जरूरत पड़ रही है, पहले तो किसी सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया ही नहीं। या हम कहें कि अखिलेश यादव की जब हुकूमत थी 12 से 17 तक, और उनसे पहले भी जब बहन जी की हुकूमत थी 2007 से 2012 तक, तो दोनों ने ही एक तरीके से संरक्षण ही दिया इन लोगों को, कब्जाधारियों को। सरकारी जमीन पर जहां चाहे वहां कब्जा करो, जहां चाहे वहां बारात घर बनाओ, जहां चाहे वहां कॉलोनी काट दो। अब जाकर के थोड़ा बहुत नियंत्रण हो रहा है, लेकिन बीच बीच में हम दूसरी बदमाशियां भी तो देख रहे हैं। ये जो कुछ तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, शुरू जो हुई थी, वो तो आई लव मोहम्मद वाली कॉल पर हुई थी। और तब इन्होंने किस तरह की धमकियां दी थी। बाद में बाबा ने कहा भी था एक जगह कि शायद ये भूल गए थे कि यहाँ किसका राज है। और ये आई लव मोहम्मद के पीछे किसका आइडिया था, जमीयत उलेमा हिंद की बात भी आती है, जिन महमूद मदनी ने अब दूसरे अंदाज में भोपाल से धमकाने की कोशिश की है कि जब जब जुल्म बढ़ेंगे तो हम जिहाद करेंगे। कौन से जुल्म बढ़ रहे हैं इन पर, अनुपम जी? देखिए, जहां जहां तक जुल्म का सवाल है, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जिसमें मुसलमान ये ना क्लेम करते हैं उन पे जुल्म नहीं हो रहा है। अमेरिका में वो कहते हैं हम पे जुल्म हो रहा है, यूरोप के हर देश में उनका जुल्म का विक्टिम थ्योरी चलती है। भारत तो आप जानते ही हैं, चीन में आपने देखा ही क्या हो रहा है, यहाँ तक कि रशा में, ग्रोजनी में, चेचन्या में आपने देखा कि किस तरह उनकी जुल्म की दास्तान चल रही है। और बाकी सब जाने दें, जहां कोई नहीं है, जहां सिर्फ मुसलमान हैं, ईरान में, इराक में, सीरिया में, अफगानिस्तान में, मिडिल ईस्ट में, वहां भी उनका कहना हम पे जुल्म हो रहा है। तो गालिब का शेर था, जबकि तुम बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। तो वो तो जहां पर मुसलमानों के अलावा कोई भी नहीं है, वो तो वहां भी कहते हैं हम पर जुल्म हो रहा है। रही बात बाबा की, रही बात योगी आदित्यनाथ की, तो साहब ये जो 80 साल में जितना मेहनत करके एक तमाम चीजें बनाई गई थी, 100 साल में या फिर 1000 साल में मान लें, जब से मुगलों का आगमन हुआ, वो सब बाबा 11 साल में उन्होंने सब चौपट करके रख दिया है। और जहां तक कब्जे का सवाल है, सरकारी जमीन तो खैर कब्जा जो हुई वो तो मुक्त हो ही रही है ओंकार सर। इन्होंने जगह जगह मुस्लिम कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लिया, जगह जगह मुस्लिम कब्रिस्तानों की जमीन छुड़ाई गई। मेरे यहाँ अतीक अहमद ने अपने ऑफिस के सामने कब्रिस्तान, करबला कब्रिस्तान, उस पर दीवार बनवा के उसको एक तरह से अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह यूज कर रहे थे। तो कब्रिस्तानों को भी नहीं छोड़ा। और योगी जी ने तो एक नई परंपरा शुरू की, जो कब्जे की जो जमीनें खाली कराई जा रही हैं, तो प्रयागराज में उन्होंने अतीक अहमद से खाली कराई जमीन पे गरीबों के लिए आवास बनवाए। फिर लखनऊ में उन्होंने मुख्तार अंसारी की खाली कराई जमीन पे, बड़ा भारी बंगला उनका था, बहुत ही शानदार बंगला, मैंने तो देखा साहब अलीबाग में, और उसको पूरा गिराकर उस पर सरकारी आवास बनवाए गरीबों के लिए। और अब अतीक अहमद की जो बेगम फरार चल रही है इतने समय से,
तो उनके नाम पे भी प्रयागराज हवाई अड्डे के पास एक लंबी चौड़ी जमीन है, उसको भी सरकार ने टेक ओवर करके उस पर भी गरीबों के लिए सरकारी आवास बनवाए जा रहे हैं। तो ठीक है, योगी का अपना एक अंदाज है और इसमें भी दो राय नहीं कि ये कहना कि बाकी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, पूरा ध्यान दिया साहब, बड़ा ध्यान दिया और बड़े सिस्टमैटिक तरीके से इनको कब्जा कराया। मतलब मुझे तो मुलायम सिंह यादव का वो बयान नहीं भूलता जब उन्होंने कहा था कि मुसलमान एक डरी हुई कौम है और उनको कट्टा रखने का हक है, उनको अवैध हथियार रखने का हक है। आप सोचिए अगर मुख्यमंत्री इस तरह की बात करेगा तो बात कहां तक जाएगी। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक मुझे बड़ा रोचक चुटकुला पढ़ने का मौका मिला था जिसमें कहा गया था कि यूएई से एक डॉग आया भारत, मार बेहतरीन चश्मा लगाए हुए, ज्वेलरी डाले हुए, बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए। किसी ने पूछा कि भाई कहाँ से आए हो? बोला जी खाड़ी के देशों से, अरब से आया हूँ। तो बोला आप तो बड़े अमीर दिख रहे हैं, वहां तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है, फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? तो उसने कहा कि यार वो सब तो ठीक है, वहां ऐशो आराम है, सब कुछ है, लेकिन भौंकने की आजादी नहीं है। भौंकने की आजादी हिंदुस्तान में ज्यादा है, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये था तो एक व्यंग। यहाँ जिस तरीके से टीवी चैनलों पर बैठ कर के कुछ लोग, कुछ परम ज्ञानी लोग भौंकते ही रहते हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं है, और उनको शायद बुलाया भी इसीलिए जाता है कि उनके भौंकने से टीआरपी बढ़ती है। बाकी तो और कोई मकसद समझ में आता नहीं है उनको, अज्ञानियों को बुलाने का और उनका ज्ञान प्राप्त करने का और करवाने का। बहुत सारे लोग तो अब कहने लगे हैं कि हमने टीवी देखना ही बंद कर दिया है। लेकिन आप ये क्या महसूस नहीं करते हैं कि हिंदुस्तान में भी कांग्रेस में भौंकने की आजादी कुछ ज्यादा ही है? उनकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो एक भौंकने वाले जीव को लेकर के ही पार्लियामेंट पहुंच गई, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये काटता थोड़ा ही है, काटने वाले तो अंदर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी से पूछा गया तो राहुल गांधी ने कहा, पूछा गया, राहुल गांधी ने कहा कि अच्छा यहाँ कुत्ता लाने की परमिशन नहीं है, पेट लाने की परमिशन नहीं है, लेकिन अंदर जाने की परमिशन तो है पेट्स को, कुत्तों को। आज मीडिया के किसी पर्सन ने रेणुका चौधरी से कहा कि आपके खिलाफ तो विशेषाधिकार हनन का नोटिस शायद इशू किया जा रहा है, लाया जा रहा है प्रस्ताव। तो कैमरे पर भी उन्होंने 2 बार कहा भौं भौं, यानी कुत्ते की तरह भौंक करके वो चली गई अंदर पार्लियामेंट में। क्या हो रहा है ये अपने देश में? देखिए आगे भी पवन खेड़ा से आज पूछा गया कि राहुल गांधी जी का यह बयान है, तो उन्होंने कहा क्या गलत बयान किया है? उन्होंने कहा जब मैं खांसता हूं तो भौंकने की आवाज निकलती है। अब इसको क्या कहा जाए बताइए, और ये इसको क्या कहा जाए? आप माननीय सांसदों को कुत्ता कह रहे हैं, राहुल गांधी के अपने सांसद उसमें शामिल हैं, उसके बाद उस सांसदों को कुत्ता कह रहे हैं। कांग्रेस ने आज एक वीडियो जारी किया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचते नजर आ रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर, और वो भी इंटरनेशनल समिट के मंच पर। हाँ, पीछे इंटरनेशनल समिट कई पे देखें देशों आप। के झंडे लगे दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ। जस्ट इमेजिन। तो अब इसको क्या कहा जाए, मतलब बड़ी, और सबसे बड़ा हास्यास्पद पहलू ये है कि इसके बाद तुर्रा ये कि ये मोहब्बत की दुकान है, ये मोहब्बत की दुकान है। बीच में एक दिन राहुल गांधी ने अपने तमाम प्रवक्ताओं की एक मीटिंग ली थी और उनको बताया था कि क्या करना है, कैसे करना है, उसके फोटो छपे थे। मैंने उस वक्त भी कहा था इस मीटिंग के बाद इनके प्रवक्ता और गाली गलौज करते नजर आएंगे, और यही हुआ। राहुल गांधी की हताशा ही नहीं है, कुछ और भी बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो वंशवादी राजनीति होती है, वंशवादी राजनीति के प्रोडक्ट सत्ता पर अपनी बपौती, अपना एकाधिकार, अपना पारिवारिक हक समझते हैं,
और जब आपसे आपका पारिवारिक हक छीनता है। आज ओंकार सर, आपके साथ अगर कोई और गलत बात हो तो आप कानून का सहारा लेंगे, लेकिन यदि कोई आपके घर में घुसने का प्रयास करेगा तो आपसे गोली मार देंगे। तो इनको लगता है सत्ता हमारा घर है। प्रधानमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद, जितने ही डायनेस्ट हैं और जितने ही पारिवारिक राजनीति से निकले हुए नेता हैं, इनको लगता है मुख्यमंत्री के पद, प्रधानमंत्री के पद हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमारा घर है। इसमें कोई आएगा तो चुनाव उनाव अपनी जगह, हम फिर गाली गलौज, बदतमीजी, किसी चीज से पीछे नहीं हटते हैं। तो अब क्या कहा जाए? मैं एक ये भी जानना चाहता हूं, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर ये अविश्वास भी जाहिर कर चुके और विदेशों की धरती पर बैठ करके कर चुके। ये सुप्रीम कोर्ट पर भी, मीडिया पर भी, चुनाव आयोग पर भी, सरकार पर भी, और राष्ट्रपति का कितना सम्मान करते हैं ये भी हम सब जानते हैं। कल कुछ विजुअल आए थे, आज भी एक विजुअल आया है जिसमें बाकी लोग तो नारेबाजी कर रहे हैं पोस्टर बैनर हाथ में लेकर के, और राहुल गांधी अपने मोबाइल फोन में ही घुसे हुए हैं। यानी जहां वो होते हैं वो वहां भी नहीं होते हैं। जो वो दूसरों को करने के लिए प्रेरित करते हैं वो उसका भी हिस्सा नहीं बने होते हैं। कल हमने देखा था कि सोनिया गांधी के हाथ में कोई प्ले कार्ड नहीं था, राहुल गांधी के हाथ में कोई प्ले कार्ड नहीं था, कुछ समय के लिए प्रियंका वाड्रा के हाथ में भी प्ले कार्ड नहीं था, केवल मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में था। ये सब क्या दर्शाता है? हर चीज को नॉन सीरियस लेना, हर चीज की साख को बट्टा लगाने की कोशिश करना। हालांकि इनकी कोशिशों से उनकी साख गिरेगी, ऐसा सोचना ही मूर्खता है इनके लिए। चलिए सर, जब आपने ये जिक्र कर ही दिया कि ना राहुल, ना प्रियंका, ना सोनिया किसी के हाथ में प्ले कार्ड नहीं था, सिर्फ खड़गे के साहब के हाथ में प्ले कार्ड था, तो जरा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक गौर करें कि उनके हाथ में प्ले कार्ड तो जरूर था खड़गे साहब का, पर उनका दूसरा हाथ कहां था? जी जी, दूसरा हाथ उन्होंने अपने माथे पे मार रखा था कि ये मैं किन जोकरों के बीच में फंस गया। आप समझे? और इसके लिए आगे लग, खड़गे साहब खुद ही दोषी है साहब। 83-84 साल की उम्र में आप अपनी लानत मलामत करा रहे हैं। जब आप राजनीति में आए थे, जब आप विधायक हुए थे, तो सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता तक नहीं ली थी। राहुल तुरंत पैदा हुए थे, प्रियंका पैदा तक नहीं हुई थी, उसी साल बाद में पैदा हुई हैं। आप सोचें कि आप जब कैबिनेट मिनिस्टर, आप विधायक बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने, तब तक सोनिया राजनीति में नहीं आई थी। जब आप पहली बार विधायक हुए तो सोनिया गांधी भारतीय नागरिक तक नहीं थी, और उसके बाद आप संसद में खड़े होकर कहते हैं मैं जो कुछ हूं सोनिया अम्मा की बदौलत। तो साहब, हर आदमी के अपने आप, जबकि आपका लड़का वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर बना है, दामाद आपका सांसद बना है, अरबों की अकूत संपत्ति आपने इकट्ठा कर ली है, वक्फ तक की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का आपके ऊपर आरोप है, वो तो अपनी लानत मलामत खुद ही करा रहे हैं। और देखिए, मेरी कांग्रेसियों से बात होती है, बड़े नेताओं से बात होती है, और उनका कहना है कि ऐसा है अनुपम जी, हमको आपकी राय नहीं चाहिए। हम भी समझते हैं कि राहुल गांधी हमारे ऊपर बोझ है, लेकिन जिस दिन हमारे पास विकल्प होगा, हम एक दिन में गांधी परिवार को उखाड़ के फेंक देंगे। दिक्कत क्या है कि ये कांग्रेस पार्टी इस कदर गांधी परिवार से चिपक गई है कि साहब, गांधी परिवार से हटके इनके पास कोई चेहरा नहीं बचा। आपको ओंकार सर याद होगा, हिंदू में डिप्टी एडिटर थी विद्या सुब्रमण्यम। आप दिल्ली में, आप तो जरूर मुलाकात, तो वो प्रयागराज आती थी तो मेरे पास आती थी, तो वो एक बार किस्सा सुना रही थी। कह रही थी कि चेन्नई में मेरी जो मेड है, वो पॉलिटिशियंस में मोदी का चेहरा नहीं पहचानती थी, पर राहुल गांधी का चेहरा पहचान। तो एक पैन इंडिया प्रेजेंस गांधी परिवार की है। कांग्रेसी जो लोग हैं, आप उनसे निजी बातचीत में पूछिए, शायद ही कोई नेता हो जो इस बात को स्वीकारता ना हो कि राहुल गांधी बोझ है। लेकिन क्या करें? अच्छा, कुछ लोगों को यह भ्रम था कि प्रियंका दीदी बड़ी शार्प हैं, तो साहब उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं,
और बाकी जगहों पे मध्य प्रदेश में कई जगह उनको भी आजमा के देखा गया। तो कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो जब तक प्रियंका गांधी राजनीति में खुलकर नहीं आई थी, तब तक माना जाता था कि प्रियंका दीदी में बड़ा दम है। क्योंकि जब से प्रियंका सामने आई है, तब से समझ में आ गया कि साहब, और राहुल गांधी और उनमें केवल 19-20 का अंतर है। और मैं फिर कहूंगा कि इस पार्टी में, अगर इस पूरे परिवार में और पार्टी में अगर कोई सच में पॉलिटिशियन है और सच में किसी को राजनीति की समझ है और सच में कोई श्रूड कैलकुलेटिंग घातक है, तो सोनिया गांधी। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि एक कांग्रेस के मंत्री के साहबजादे बता रहे थे टीवी पर कि राहुल गांधी सोनिया से कितनी बदतमीजी करते हैं और कितना ज्यादा मिसबिहेव करते हैं और पब्लिकली उनको डांटते हैं। इस परिवार में तो हमें याद है कि संजय गांधी इंदिरा गांधी को थप्पड़ मारा करते थे। जी हाँ। तो हाँ, तो राहुल गांधी सोनिया के बस में है नहीं। और सोनिया बहुत शूड है, मतलब वो एक ऐसी राजनीति है जिससे वास्तव में डरने की चीज है। इन लोगों ने क्या, ये तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कोई बात नजर आती नहीं है। सोनिया की उम्र हो चली है, सोनिया अक्सर अस्वस्थ रहती हैं। सोनिया आपने देखा अस्पतालों के चक्कर काटती रहती हैं। और हालांकि उनकी बीमारी को बहुत एक छुपा कर रखा जाता है, लेकिन अब ये तथ्य किसी से नहीं छुपाए कि वो गंभीर बीमारियों से जूझ रही हैं। तो ऐसे में पार्टी अब केवल राहुल और प्रियंका के भरोसे है। लेकिन 100 चुनाव हारने के बाद इनके नेतृत्व में भी देखिए, आप सोच देखिए ओंकार सर, हौसला कितना ज्यादा है। हौसला इतना है कि प्रियंका गांधी के लड़के के नाम से बाप का नाम हटा के नाना का नाम लगा दिया जाता है। बिल्कुल। बाप का नाम हटाकर, रॉबर्ट वाड्रा का नाम हटाकर राजीव गांधी का नाम लगाया जाता है। यानी इतना सब होने के बाद भी परिवार को भरोसा है कि साहब हुकूमत तो हम ही को करनी। बिल्कुल। वैसे भी आप मान के चलें कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया का फंसना तय है। और इसके बाद हरियाणा में जो फ्रॉड हुआ है, तमाम के फ्रॉड में आपको देखना है कि रॉबर्ट वाड्रा भी फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रियंका वाड्रा इस परिवार की इकलौती मेंबर बचती हैं जिन पे आज की तारीख में कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा है। और अगर राहुल और सोनिया को सजा हो जाती है, और वाड्रा तो कभी पॉलिटिकल थे भी नहीं, लेकिन वो भी फंस जाते हैं, तो मुझे लगता है फाइनली इस पार्टी की खेवनहार तो प्रियंका गांधी या प्रियंका वाड्रा ही रहेंगी। एक बात ये बताइए कि अभी ईडी ने, हालांकि वो 3 अक्टूबर को मामला दर्ज हो गया था, लेकिन शनिवार को पता लगा कि एक मामला और दर्ज हो गया है इन पर। ये नेशनल हेराल्ड केस में एक और मुकदमा ईओडब्ल्यू में दाखिल कराने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी? और ये जो बौखलाहट हमें दिखाई दे रही है, ये इसीलिए तो नहीं है कि शिकंजा जो है वो और ज्यादा कसता जा रहा है? देखिए, वो 3 अक्टूबर को मुकदमा हो गया था। वो पता तब चला जब वो जजमेंट डेट थी उनकी। जजमेंट क्या मतलब, कोर्ट को बताना था, संज्ञान लेने पर फैसला करना था। अब ये भी बड़ी अजीब बात साहब, जुलाई से अगस्त, अगस्त से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से चलता चला जा रहा है ये मामला, एक मामूली सा मामला। चौथी बार संज्ञान लेने से मना किया है। तो कहते हैं बड़ी अजीब सी बात हो रही है। लेकिन और अब आप देखिए 16 दिसंबर को फैसला आएगा जिसमें पार्लियामेंट अपने फुल फ्लो में होगी। मतलब पार्लियामेंट अपना सत्र खत्म होने के 3 दिन पहले फैसला आएगा, और उसके बाद आप समझ लीजिए पार्लियामेंट में क्या हंगामा होगा। और ये एक्चुअली इसमें कई लोगों को ईडी कानूनन इस बात के लिए जिसे कहना चाहिए कमिटेड है कि अगर अपनी जांच के दौरान उसको कुछ ऐसे मामले भी नजर आते हैं जिसकी आपराधिक जांच होनी चाहिए, तो उसको संबंधित पुलिस विभाग को सूचित करना पड़ेगा। तो जांच के दौरान ईडी के सामने कुछ मामले आए तो उन्होंने दिल्ली पुलिस को सूचित किया, और आर्थिक अपराध शाखा, जिसे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कहते हैं, उसने जांच शुरू की। और राहुल और सोनिया के अलावा आपने देखा कि इसमें सुमन दुबे और ये सैम पित्रोदा, ये सब 6 लोग थे। और एक डोटेक्स
डोपेक्स कलकत्ता वाली कंपनी। जो फर्म है। हाँ, अच्छा, जो कलकत्ता वाली कंपनी है उसमें भी देखिए इंडिया टुडे ने एक स्टोरी छापी है जिसमें उन्होंने बताया कि कलकत्ता में जहां उनको ऑफिस का एड्रेस है वहां उनको ऑफिस ही नहीं है, वहां 2 कमरे का गेस्ट हाउस है। और बेसिकली ये शेल कंपनी है, जो समझ में आ रहा है, एक फर्जी कंपनी है। तो ये इन लोगों को एक सेपरेट एफआईआर लॉन्च हुई और उस पर भी अब कार्यवाही होगी। 3 अक्टूबर को लॉन्च हुई है वो एफआईआर। तो जैसा कि मैंने कहा, ओपन शट मामला है ये पूरी तरह, चाहे ये वाला हो चाहे रॉबर्ट वाड्रा वाला हो। और यकीन माने कि इन मामलों को एक लेमैन भी समझ सकता है कि ये सिंपल केस ऑफ फ्रॉड। और आपको और बड़ी दिलचस्प तरीके से माँ बेटे दोनों पे दफा 420 लगी है। हालांकि भारतीय न्याय संहिता इस समय जारी हो चुकी है, लागू हो चुकी है, लेकिन अपराध जिस कालखंड में होता है उसी कालखंड की न्यायिक व्यवस्था उस पर लागू होती है। क्योंकि 2009-2010 की बात है तो इसमें इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता लगी है और इन दोनों माँ बेटों पर दफा 420 लगी। चलिए अब बंगाल चलते हैं। ममता दीदी तो पहुंच गई हैं मुर्शिदाबाद, मालदा, कूच बिहार। वहां भी एसआईआर का विरोध करने के लिए पहुंची बताई बताई जा रही है। ये राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर के एसआईआर का विरोध करना जरूरी है, या कलकत्ता में बैठ करके वहीं राइटर बिल्डिंग में अगर वो अभी काम कर रही है तो वहीं कर सकती थी ये? नहीं तो अलग अलग हिस्सों में जाकर के विरोध करने की क्या जरूरत पड़ रही है? और अब तो बिल्कुल वहां पहुंच गई है जिसके लिए वहां की राजनीति और इनकी राजनीति कुख्यात है, मालदा, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार। देखें, इस बात को बहुत ध्यान से समझा जाए कि ममता बनर्जी को मालूम है कि वो एसआईआर रोक नहीं सकती, तो वो अपना सारा कामकाज छोड़कर एसआईआर के विरोध पर लगातार प्रदर्शन, लगातार दौरे क्यों कर रही है। लोगों को समझना चाहिए इसके पीछे एक कारण है। उन्हें मालूम है कि एसआईआर रोकना उनके वश की बात नहीं है। एसआईआर रोक देंगी तो पश्चिम बंगाल को राष्ट्रपति शासन के उस पर लागू करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। आप केंद्र सरकार को मजबूर कर देंगी कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाएं, यानी आप रोक सकती नहीं। तो आप इतना तमाशा सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि चुनाव आयोग दबाव में आ जाए, और दबाव में आ जाए तो एसआईआर को आप अपनी इच्छा अनुसार करा लें। आप देखें, इस तरह के वीडियो आए हैं, मैंने ट्वीट किए हैं, मैंने अपने चैनल पर दिखाए हैं, जहां पर ममता बनर्जी के कार्यकर्ता, उसमें से ज्यादातर मुस्लिम लड़कियां, हिजाब पहने बैठकर एसआईआर के फॉर्म्स भर रही हैं। बीएलओ को डांट डपट के किनारे कर दिया गया, उसका काम वो कर रहे हैं। दूसरी बात, बड़ी दिलचस्प चीज देखने में आई है कि बांग्लादेश और बंगाल के जो बॉर्डर एरियाज हैं, वो 24 परगना से लेके मालदा से लेके तमाम जितने जिले हैं, उसमें 2,250 बूथ ऐसे आए हैं जिनमें 2002 से लेकर 2025 तक 22-23 साल तक एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। एक भी फॉर्म कम नहीं हुआ है, सारे फॉर्म लौट आए हैं। ये कैसे संभव है कि 2,250 बूथों पर 22-23 साल में एक भी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो? इसके अलावा तकरीबन 6,000 बूथ ऐसे हैं, 5600 बूथ ऐसे, 5600-5700 बूथ ऐसे हैं जहां पर लोगों की मृत्यु 1 या 2 या 3 हुई है। और ये तकरीबन 8,000 बूथों पर चुनाव आयोग ने फिर से जांच के आदेश दिए हैं, संबंधित जिलाधिकारियों को कहा है। तो ये दिखाता है कि ममता बनर्जी जितना तमाशा कर रही हैं, जितना प्रदर्शन कर रही हैं, जितनी बयानबाजी कर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग को दबाव में लेने के लिए है कि इसकी आड़ में वो इस एसआईआर व्यवस्था को, इस एसआईआर प्रक्रिया को बीएलओस पे दबाव डालकर अपने हिसाब से अंजाम दे सके। और ये जो बीच बीच में शोर उभरता है, मर गए मर गए मर गए मर गए, ये बिहार में क्यों नहीं मरे थे इतने बीएलओ? और अब कई राज्यों की लिस्ट सामने आ रही है इसके पीछे। तो मैंने पहले भी कहा था कि भाई, जितने राज्यों में एसआईआर हो रहा है वो देश की तकरीबन 80% जनसंख्या है। तो जाहिर सी बात है 80% जनसंख्या में तमाम मृत्युएं भी होंगी। और सबसे बड़ी बात कि जो सबसे बड़ा एसआईआर बिहार में हुआ उसमें एक बीएलओ की डेथ नहीं हुई। इसका ऐसा नहीं कि वहां नहीं हुई होगी, अंतर सिर्फ इतना है कि तब तक विपक्ष को ये नहीं मालूम था कि इसको भी मुद्दा बनाकर
इसके आधार पर नैरेटिव चलाया जा सकता है। इसीलिए बिहार में आप ऐसा एक भी किस्सा नहीं सुन पाए। अब बिहार में वो एसआईआर का दूसरी तरीके से विरोध हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट में हो रहा था। अब वो सुप्रीम कोर्ट में चूंकि सारे दांव पेच खत्म हो गए, तो अब ये बीएलओ के जरिए एक नैरेटिव बनाने का प्रयास है। और अनुपम जी, उत्तर प्रदेश में बीएलओ के घर जा रहे हैं अखिलेश बाबू, मतलब जिनकी डेथ हुई है। अब किस कारण से हुई है वो एक जांच का विषय है, लेकिन जाकर के 2 लाख रुपया दे रहे हैं उनके परिवार को। ये अच्छा, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके घर भी पहुंच जाते हैं और वहां भी 2 लाख रुपया दे आते हैं। ये पिछले 4-4.5 साल में भी गए हैं क्या लोगों के घरों में और पैसे वैसे दे करके आए हैं, या जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे अपनी पार्टी की तिजोरी खोल रहे हैं, उसका मुंह खोल करके लोगों को इन्होंने पैसा देना शुरू किया है? देखिए, अखिलेश यादव का बहुत एकदम क्लियर कट रहा है थ्रू आउट। जैसे एक किसी तथाकथित सवर्ण के यहाँ कोई मृत्यु हो गई या कुछ भी हो गया, रेप हो गया, मर्डर हो गया, कुछ हो गया, तो कहते हैं सरकार की जिम्मेदारी है। यदि किसी दलित ने किसी दलित की हत्या कर दी तो उनसे मतलब नहीं। यदि किसी ओबीसी ने किसी दलित की हत्या कर दी तो इस पे बात भी नहीं करती। यदि किसी यादव ने किसी दलित का बलात्कार कर दिया तो वो उसके बारे में चर्चा नहीं करते। यदि किसी मुस्लिम ने कुछ कर दिया दलित का, जैसे मोहित खान वाला अयोध्या फैजाबाद का मामला था, तो वो उस पर चर्चा नहीं करते। वो सिर्फ गिन चुन के वो केसेस लाते हैं जिसमें पीड़ित पार्टी दलित हो और अत्याचार करने वाला या फिर जुर्म करने वाला या फिर अपराध करने वाला व्यक्ति तथाकथित सवर्ण समाज से आता हो, तब ये उस मुद्दे को उठाते हैं और उसमें जाकर कुछ पैसे वैसे भी देते हैं। अगर आज वो बीएलओ के यहाँ गए और उन्होंने 2 लाख रुपए दिए हैं तो उसके पीछे भी एक नैरेटिव बिल्डअप करना है कि साहब एसआईआर व्यवस्था गलत हो रही, नहीं होनी चाहिए। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से एक निवेदन है, आपको ये चर्चा अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, उसमें भी ऑल वाला बटन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिले। अनुपम जी का चैनल है घूमता आईना, उसको भी सहयोग करें और उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके जुड़ने का, और अनुपम जी आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार।